रमन की बेटी आरती की शादी पक्की हो जाती है। रमन बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करना चाहता था। तभी रमन की पत्नी आशा रमन से कहती है, एक बात बताओ, बिटिया की शादी तो पक्की हो गई है, लेकिन उसकी शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसों का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे होगा ये सब? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो। मेरे सेठ ने मुझसे कहा था कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी तब सेठ जी 3 लाख रुपए की मदद देंगे हमें शादी में। हाँ, तो एक काम करो, जाकर अभी सेठ जी से पैसे मांग लो। क्या पता सेठ जी ने अगर ऐन मौके पर मना कर दिया तो हम कहाँ से पैसों की व्यवस्था करेंगे? अरे नहीं नहीं आशा, मुझे अपने सेठ जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। और वैसे भी मैं सेठ जी के पास बहुत समय से काम करता आ रहा हूँ। मुझे अपने सेठ जी पर पूरा भरोसा है। अरे, लेकिन आजकल के समय में किसी के भी ऊपर इतना भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो जाकर सेठ जी से पैसे मांग लो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। अरे भाग्यवान, अभी जितने पैसे हैं उतने पैसों में ही तुम शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। बात रही सेठ जी की, तो मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। रमन खुशी खुशी सेठ जी के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, एक खुशखबरी है। मेरी बिटिया की शादी पक्की हो गई है। अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है। और आपने जो 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, अगर आप मुझे वो पैसे दे दें तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक, क्योंकि शादी की तैयारी करने में थोड़ा समय भी तो लगता ही है। हाँ रमन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी मेरे खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तू वो सारा काम निपटा देता है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कितने दिन का काम है मालिक? 1 महीने का काम। अगर तू 15 दिन में निपटा दे तो 15 दिन बाद मैं तुझे 3 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे दिन रात दोनों एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने का काम 15 दिन में निपटा दूंगा। रमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था। इसलिए वो सेठ के खेत पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और 1 महीने के काम को 15 दिन में करने की पूरी कोशिश करता है। दिन और रात एक करके 15 दिनों में सेठ का काम पूरा कर देता है। 15 दिन बाद रमन सेठ से कहता है, सेठ जी, आपका काम मैंने खत्म कर दिया। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, क्योंकि शादी वाला घर है और मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। रमन, मुझे तुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे माफ करना रमन, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। दरअसल इस बार की खेती में मुझे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मालिक, आप मेरे बारे में तो सोचिए। एक गरीब बेटी का बाप, मैं आपके भरोसे ही इतने समय से रुका हुआ था। अब अचानक से मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? देख रमन, तेरी बेटी की शादी है। अब ये सब तुझे ही सोचना पड़ेगा। तू पैसों का इंतजाम कहां से करेगा? लेकिन मुझे माफ कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 1 महीने का काम 15 दिन में जो निपटाया है उसके पैसे ही दे दो। अरे अभी मेरा हाथ पूरा खाली है। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे 15 दिन के पैसे दे दूंगा। मालिक, 15 दिन के पैसे कैसे हुए? मैंने मेहनत तो 1 महीने के हिसाब से की है ना, तो मुझे 1 महीने के पैसे चाहिए। देख रमन, अपने मालिक से ही दगाबाजी करना अच्छी बात नहीं है। चल अब यहां से जा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुझे खुद बुलाऊंगा। बेचारा रमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उदास चेहरा लेकर वो अपने घर आता है। रमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को क्या और कैसे जवाब दे। अच्छा सुनो ना, सोनार के पास जाना है। दामाद जी के लिए सोने की अंगूठी भी तो बनवानी है। तुम्हारे सेठ जी पैसे कब देंगे? अब तो धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा है। शादी के एक दिन पहले पैसे लोगे क्या? आशा, तुमने सही कहा था। कब कहां किसका मूड बदल जाए हमें कुछ नहीं पता होता। सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार की खेती से उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ है,
इसीलिए वो 1 रुपए की भी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। इस गरीबी में हमारे लिए 50,000 रुपए का इंतजाम करना भी बहुत भारी है। हम 3 लाख रुपयों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता मत करो आशा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। रमन को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। रात भर सोचने के बाद रमन सुबह सुबह उठकर पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में रमन मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है, ये अच्छा तरीका है। मेरे पास 2 किडनी है। मैं अपनी 1 किडनी किसी अस्पताल में बेच देता हूँ। उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रमन के मन में अब किडनी बेचने का ख्याल आता है। वो अब अपना रास्ता अस्पताल की ओर मोड़ लेता है। तभी रास्ते में रमन को एक बैल दिखाई देता है। वो बैल घायल था। घायल बैल को देखकर रमन अपना दुख भूल जाता है और घायल बैल को अस्पताल ले जाता है और वहां ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाता है। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? रमन के इतना कहते ही बैल रमन को जवाब देते हुए कहता है, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो। अरे, ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और ये सारी बातें करने के लिए अस्पताल बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। एक काम करो, यहां से बाहर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। रमन और बैल दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। अस्पताल से बाहर आने के बाद बैल रमन से कहता है, दरअसल मैं एक जादुई बैल हूँ। जादुई होने के बावजूद अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। और इस श्राप से मुक्त होने का बस एक ही तरीका था कि जब कोई इंसान अपना दुख दर्द भूलकर पूरे सच्चे दिल से मेरी तकलीफ को ठीक करने का सोचे, उस दिन मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। और जब तुमने मुझे तकलीफ में देखा, तब तुमने अपने मन की तकलीफ को भुलाकर मुझे अस्पताल ले आए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी वजह से श्राप मुक्त हो गए। लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई बैल हूं और अब मुझे मेरी जादुई शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, क्योंकि अब मैं श्राप मुक्त हो चुका हूं। अब तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से होगी। ये सुनकर रमन बहुत खुश हो जाता है और जादुई बैल के साथ अपने घर आ जाता है। जादुई बैल अब अपनी जादुई शक्तियों से खूब सारा सोना और पैसा रमन के सामने प्रकट कर देता है। ये देखकर रमन और आशा बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जादुई बैल का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैल। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। तुमने आज हमारी सारी इज्जत बचाई है। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे, अब ये सब कहने का वक्त नहीं है। जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करो। बिटिया की शादी है, हमें उसे अच्छे से विदा करना है। शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जादुई बैल की मदद से रमन और आशा दोनों हंसी खुशी बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी आरती की शादी करके उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन जादुई बैल से बोलता है, वैसे जादुई बैल, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब अपने ससुराल में है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक रोजगार शुरू करूं, ताकि मैं अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकूं। आखिर कब तक तुमसे सोना और पैसा मांगता रहूंगा? हाँ, वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंसान को हमेशा अपनी तरक्की और मेहनत के बारे में सोचना चाहिए। चलो, मेरी बात मानो तो तुम अब एक सुनार की दुकान खोलो। मैं तुम्हें खूब सारा सोना दूंगा और तुम उस सोने को बेचना। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं जरूर करूंगा। देखते ही देखते रमन अपनी एक सोनार की दुकान खोल लेता है। रमन की ये तरक्की देखकर आसपास के सभी लोग
और सबसे ज्यादा रमन का वो लालची सेठ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रमन ने अचानक से इतनी तरक्की कहाँ से कर ली। क्या बात है, एक समय था कि यह 3 लाख रुपए के लिए मेरे सामने रो रहा था और आज बेटी की शादी करने के बाद इसने सुनार की दुकान खोली। इतना सोना और पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास? खैर, मुझे क्या, एक काम करता हूँ, आज रात ही इसके सुनार वाली दुकान पर जाकर जितना भी सोना होगा सारा सोना चुरा लूंगा। देखता हूँ कहाँ से करता है ये तरक्की। सेठ को रमन की तरक्की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो रमन के दुकान से सोना चुराना चाहता था। ऐसे ही रात को रमन अपनी दुकान में ताला लगाकर अपने घर आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर रमन के दुकान पर लगा हुआ ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर रमन का बैल आ जाता है और वो बैल सेठ और उसके आदमियों को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर सेठ और उसके आदमी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो सब वहां से भाग नहीं पा रहे थे। तभी वो जादुई बैल सेठ और उसके आदमियों से कहता है, कहाँ जा रहे हो भागकर? तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रमन को बर्बाद कर दोगे? अरे जब तक उसके साथ मैं जादुई बैल हूं तब तक उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। अरे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हम कभी भी रमन को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर अब तुमने कभी भी रमन और उसके परिवार के ऊपर अपनी बुरी नजर बनाई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक जादुई बैल हूं। इसके बारे में गांव के किसी भी आदमी को बताने की कोशिश की तब भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से जादुई बैल सेठ और उसके आदमियों को डरा धमकाकर भगा देता है। इसके बाद सेठ दोबारा कभी भी रमन और उसके परिवार के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखता।